हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 8.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि किसी इवेंट के, किसी एक्सपेरिमेंट के चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक्सरसाइज है। यहाँ हम डिफरेंट इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा ये 8 चैप्टर, और इनकी हर एक एक्सरसाइज में कुछ नया हम सीख रहे हैं। होपफुली आपको ये सभी कंटेंट जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक के साथ साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइए हर पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कि भाई कौन सा कंटेंट जो है आपको ज़्यादा अच्छा लगा और कहाँ किसी पर्टिकुलर पैटर्न को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए आज की 8.4 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो देखिए 8.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा भाई एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखिए, एक्सपेरिमेंट कोई प्रोसेस है जिससे कोई ना कोई एक डेफिनेट रिजल्ट आए। डेफिनेट का मतलब है एक ऐसा रिजल्ट जिसके बारे में कोई भी बता सके कि हाँ भाई ये तरह का रिजल्ट जो है यहाँ से आ सकता है। ठीक है, उसको एक डेफिनेट रिजल्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, रोलिंग ए डाई, कि एक डाई को थ्रो करना, तो ये भी एक हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। चाहे आप डाई को एक बार थ्रो करो वो भी एक काम है, और 2 बार थ्रो करते हैं, 3 बार, 10 बार, 1000 बार, कितने बार थ्रो कीजिए, वो सभी मिलकर एक काम को कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई एक डाई को अगर हम 10 बार थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, सो 10 बार थ्रो करने पर क्या क्या रिजल्ट आएगा वो आप नोट करना चाहते हैं। तो ये जो 10 बार आप थ्रो करना चाहते हैं तो वो क्या है, एक काम आप कर रहे हैं, तो उसको ही एक्चुअली क्या बोला जाता है, एक एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो रोलिंग ए डाई जो है वो भी एक हमारा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। थ्रोइंग ए कॉइन भी हो सकता है। चूजिंग ए मार्बल, मान लीजिए बैग में कुछ मार्बल हैं, अलग अलग कलर के मार्बल्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, कुछ भी ऐसे ही, तो आप रैंडमली उनमें से बैग में से बिना देखे एक मार्बल को चूज़ करते हैं, तो वो चूज़ करना भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है। ठीक है, और डी है ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, दैट मीन्स कि यानी कि ये सारे के सारे ही एक्सपेरिमेंट हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ़ वी थ्रो अ कॉइन द सैम्पल स्पेस विल बी। अब ये सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ आउटकम, कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। आया एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या आ सकता है वो हमें चीज़ें बतानी है। तो एक कॉइन को जब आप थ्रो करते हो तो उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन एक बार में तो कोई एक ही आएगा ना। दैट मीन्स कि ये 2 ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर एक डाई को आप थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या बन सकते हैं? एक डाई पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो इनसे बना हुआ जो ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन को ही क्या बोला जाता है? सैम्पल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है? ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज सॉन। हमें जो आउटकम मिलना था वो यहाँ पर दे दिया गया कि एक कॉइन को 10 बार टॉस किया है, तो पहले वाले में हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड, टेल, हेड एंड टेल, इस तरह का कुछ रिजल्ट आया। तो अब ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल, कि हेड और टेल आने के परसेंटेज को हमें फाइंड आउट करना है, कि उनके जो चांसेस हैं हेड आने के या टेल आने के, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वो सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। भाई सैम्पल स्पेस में हमारे पास क्या क्या हुआ है? हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। ओके, सो नंबर ऑफ हेड्स
ये काउंट अलग कर लेते हैं, है ना, एंड नंबर ऑफ टेल्स उनको अलग काउंट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ हेड आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 टेल होंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 टेल हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं 10, ऑब्वियसली बात है 10 बार कॉइन टॉस किया था तो 10 आउटकम आए होंगे, है ना। सो अब हमें इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लेकर चलते हैं, पहले हेड की लेकर चल पड़ते हैं। परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, हेड के आने के जो चांसेस हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वैसे अगर सिर्फ चांसेस की बात पूछते कि चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, तो क्या होता, हेड कितनी बार आए और टोटल आउटकम कितने हैं, बस इसको हमें सॉर्ट करना था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 60%। नाउ परसेंटेज चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ टेल, टेल के परसेंटेज ऑफ चांसेस पता करने हैं, तो अगर हमें इसके चांसेस ऑफ टेल पता करने होते सिर्फ, तो नंबर ऑफ हेड्स और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी पता करना है कि भाई हेड आने के कितने चांस है और टेल आने के कितने चांस है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या आ गया 40%। क्लियर, सिंपल से ये काम करना था हमें इस सेकंड क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड 50 टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम्स, इट इज़ फाउंड दैट परसेंटेज चांसेस ऑफ आउटकम ऑफ टेल इज 60%, फाइंड हाउ मैनी टाइम्स हेड अकर। तो अगर हम इस टेल की परसेंटेज से पहले नंबर ऑफ टेल्स पता कर लें और फिर क्या करेंगे, इस 50 में से वो नंबर ऑफ टेल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास हेड कितनी बार आया वो पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए, नंबर ऑफ टाइम कॉइन टॉस्ड, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड कितना 50, ठीक है। परसेंटेज चांस, परसेंटेज चांस ऑफ आउटकम ऑफ टेल कितना है 60%। जबकि ये आता कैसे, पिछले क्वेश्चन की तरह हमें टेल के परसेंटेज ऑफ चांस को निकालना था, तो कैसे निकाला कि टेल कितनी बार आया डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं और मल्टीप्लाई में 100%। तो वो काम अब हम इसके लेफ्ट में चलाएंगे, ठीक है। देखिए, सो लेफ्ट साइड में अब हम क्या लेके चलेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर, है ना, टेल अकर डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड, कि कॉइन कितनी बार टॉस किया गया, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100%। तब ये जाके हमें क्या रिजल्ट देगा, ये हमें देगा रिजल्ट में 60%। तो अब हम यहाँ पर इनके वैल्यूज़ रखें। सो नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर, इसको अगर आप कुछ मानना चाहें तो मान लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको ये वाली लाइन जो है वो बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम एक स्टेप नीचे ले आते हैं और यहाँ लिख देते हैं, लेट नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर, इसको x मान लें। तो अब ये देखिए, यहाँ पर इसके रिप्लेसमेंट में क्या आ गया x, डिवाइड में नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड, ये कितने हैं 50, मल्टीप्लाई बाय
100% है, दोनों तरफ परसेंटेज जो है वो साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 50 से 100 को कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर दीजिए, 2 आ गया। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 60% को, अब ये 2 जो परसेंट है वो इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो हमने डिवाइड कर दिया। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30। अब 30 के साथ परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है हमें, क्लियर। तो ये x तो क्या था, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टाइम टेल अक्कर, लेकिन हमें तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड अक्कर ये बताना है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स हेड अक्कर किसके इक्वल हो जाएगा, 50 माइनस 30 यानी कि 20 के इक्वल, क्लियर। यानी कि उसने 50 बार जब कॉइन को टॉस किया तो उसमें से 20 बार हेड आया होगा और 30 बार टेल, तभी उस टेल की जो परसेंटेज है वो कितनी बनी, 60% बनी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए पेयर ऑफ कॉइन्स इज टॉस्ड, ए पेयर ऑफ कॉइन्स यानी कि 2 कॉइन एक साथ टॉस किए जा रहे हैं और कितनी बार, 8 टाइम्स, एंड आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज, इस बार इन्होंने आउटकम जो है वो हमें खुद दे दिया कि कैसे कैसे आउटकम आया, क्लियर। और फिर कहता है प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी टेबल, अब हमें एक फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स एंड हैंस कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड परसेंटेज चांसेस ऑफ अकरेंस, कि अकरेंस के उसके यानी कि टेल पर काम करना है, तो टेल के आने के जो चांसेस है उसकी परसेंटेज भी क्या होगी, हमें वो भी यहाँ से पता करनी है। चलिए बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए शुरुआत करते हैं, पहले तो लिख देते हैं रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी टेबल ही बोल देते हैं, बहुत है, इन्होंने भी इतना ही कुछ बोला है, फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल्स के अकॉर्डिंगली। सो सबसे पहली कॉलम, कुछ कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहली कॉलम हमारी आती है आउटकम्स की, ठीक है। अब क्योंकि देखिए जब 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो उसमें जो सैंपल स्पेस बनता है वो सैंपल स्पेस क्या बनता है, या तो दोनों कॉइन पे हेड आ सकता है या एक कॉइन पर हेड और एक पर टेल आ सकता है, लेकिन ये तरीका भी 2 तरीके से हो सकता है कि भाई पहले पर हेड और दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, या ये हो सकता है कि दोनों के दोनों टेल आ जाए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता था। ये कब है, एक कॉइन को टॉस करने पर, ये तो सैंपल स्पेस हुआ। तो हमने पहली बार टॉस किया तो देखो इनमें से कोई एक आया, जैसे ये, फिर दोबारा कॉइन टॉस किया तो इस बार हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ गया, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में कोई भी आंसर बन सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो आउटकम जो है वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं, हमें टेल्स के अकॉर्डिंग काम करना है तो हम टेल्स के अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर दें। भाई हो सकता है दोनों टेल आ जाए, है ना, या हो सकता है कि एक टेल आए। तो एक टेल अब 2 तरीके से आ सकता है, हेड टेल या टेल हेड से, या हो सकता है कि एक भी टेल ना आए। सो नंबर ऑफ आउटकम्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर बात करें, इसको मैं टोटल में डाल देता हूँ, ठीक है, या एक स्टेप और नीचे हम ले लेते हैं टोटल को, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये वाली कॉलम अलग हो जाएगी, ये अलग हो गई, ये थोड़ी सी स्ट्रेट कर लेते हैं, ओके। दूसरी कॉलम हो जाएगी नंबर ऑफ टेल्स की, क्योंकि हमें टेल्स पर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ कितने टेल है, 2, तो 2 आ गया। फिर यहाँ कितने टेल हैं, एक ही है तो 1 लिखा गया। फिर यहाँ कितने टेल हैं, 0, तो यहाँ 0 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी कॉलम एक और, सॉरी तीसरी कॉलम हम तैयार करते हैं। वो वाली कॉलम जो है वो ऑप्शनल है, आप कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये है कॉलम टैली मार्क्स की, टैली मार्क्स।
तो चलिए इसमें टैली मार्क्स में कैसे क्या करना है देखिए। सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आते हैं। कितने टेल हैं इसमें, फर्स्ट आउटकम में कितने टेल है, एक ही टेल है, तो एक टेल के आगे एक बार लगा दिया। दूसरे में एक टेल है, एक बार लग गया। तीसरे में 0 टेल है तो 0 के आगे एक बार लग गया। फोर्थ में एक ही टेल है, एक के आगे। फिफ्थ में 0 टेल है तो 0 के आगे। सिक्स्थ 0 टेल, 0 के आगे। सेवन्थ 2 टेल हैं और एट्थ में भी 2 टेल हैं तो 2 बार इनके आगे लग गई। अब हम इनको क्या बोलते हैं, जब इनको काउंट किया जाता है तो इनको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी की कॉलम आ गई। क्लियर। तो यहाँ से कितना बना ये 2, ये कितना बन गया 3, ये कितना बन गया 3। तो इनको टोटल काउंट करके देखे तो कितने आ गए 8, और हमने देखो 8 बार ही कॉइन को टॉस किया था, है ना। अब हमें देखिए, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल ऑन द बेसिस ऑफ टेल ये बना ली है, इतना काम हमारा हो गया है। अब वो क्या कहता है, हैंस कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हमें तैयार करनी है। तो अब एक नई कॉलम जो है वो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तैयार करते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम कैसे बनेगी, सिंपल सा तरीका है। ये जो भी नंबर हैं इसको आपको टोटल से डिवाइड करना है। दैट मीन्स कि ये पता है क्या है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, आने के चांसेस हैं कि भाई 2 टेल कितने तरीके से आ सकते हैं 2/8, है ना। आने के चांसेस कितने हैं 2/8 हैं। 3 के 3/8, अगेन सॉरी मैं 3 बोल गया। 1 के कितने चांस हैं 3/8। 0 टेल आने के कितने चांस हैं, ये भी 3/8। क्लियर। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि भाई इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब भी आप सम करते हो हमेशा सम कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर क्योंकि तीनों का सेम है तो आप इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लीजिए। 2 + 3 5, 5 + 3 8, और 8/8 क्या होता है 1, है ना। आ गया। तो हमारा ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम थी वो भी हो गई तैयार। अब हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज चांसेस वाला पोर्शन जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ चांसेस किसके, ऑफ अकरेंस, तो काम होने के कितने चांसेस हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो भी नंबर था इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, ख़त्म। ऐसे ही यहाँ जो नंबर है इसको भी 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम इधर 3/8 को भी 100% से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा है, देखिए फिर से लास्ट एक्सरसाइज की तरह ही तीनों का डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर में 100%, ये बिल्कुल सेम है ना। तो यानी कि हम एक से कैंसिल करें तो सारी चीज़ें सेम बन जाएंगी। यहाँ पर जो परसेंटेज है वो आपका पॉइंटों में भी आ सकता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो अगर अब हम 100 को किससे डिवाइड करें, इस 8 से डिवाइड करें, तो अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि ये हमारे पास 12.5 कुछ आता है, 12.5। तो इस 12.5 को एक बार हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 बार हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। सो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 25 बनता है। ओके। और 12.5 को 3 से करेंगे तो 12 को 3 से करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 36, और फिर 0.5 को 3 से करते हैं तो 1.5, तो 36 और 1.5 37.5, तो लास्ट वाले का भी 37.5 ही आएगा। ठीक है। तो अब जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, सॉरी दोनों नहीं तीनों को, तो आप नोटिस करोगे ये कितना बनने वाला है 100% ही बनने वाला है। क्लियर।
तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने 3 चीज़ें निकाली। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी टेबल निकाली, जो कि एक्चुअली सिर्फ इतना पार्ट है। फिर उसी की हेल्प से हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, जिसको हम चांसेस भी बोल सकते हैं। फिर उन्हीं चांसेस को हमने परसेंटेज में बदला, है ना, जो कि हमने ऊपर भी किया था। कहाँ था, अच्छा ये शायद इसमें हमने यूज़ किया ही था। इसको 100% से मल्टीप्लाई करने 9% में कन्वर्सन ही तो हो गया, वरना ये इतना इतना हिस्सा देखा जाए ये क्या है, ये चांसेस है, पर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक ये भी सेम चीज़ है, फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ, इस बार हेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी, और परसेंटेज ऑफ चांसेस भी हमें पता करनी है। तो ऐसा करते हैं कि इतने पोर्शन को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ टेल्स की जगह हम नंबर ऑफ़ हेड यूज़ कर लेंगे, और बाकी सारा सब कुछ पैटर्न वाइज जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। सो एक तो नंबर ऑफ़ टेल्स, ये टैली मार्क्स और ये जो इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं ये चेंज हो जाएंगे, और ऑब्वियसली बात है यहाँ चेंज आ रहा है तो परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। परसेंटेज लास्ट में 100% तो बननी ही चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर भी हम एक पेयर ऑफ कॉइन को ही टॉस कर रहे हैं, है ना, तो सेम टाइप का रिज़ल्ट हमारा बनना चाहिए। चलिए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं। तो अब हमें देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ हेड्स पर काम करना है, तो अब यहाँ पर हेड लिख देते हैं। क्लियर। सो हेड कितने कितने आ सकते हैं। अब हमें क्योंकि हेड के अकॉर्डिंग काम करना है, तो ये जो पोर्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए, आप या तो हेड ऊपर से स्टार्टिंग कर सकते हैं, या ये इसी पैटर्न में भी रहने दे सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, सीरियसली, ठीक है। सो देखिए, इसमें नंबर ऑफ़ हेड कितने हैं 0, इसमें नंबर ऑफ़ हेड कितने हैं 1, इसमें नंबर ऑफ़ हेड कितने हैं 2, बन गई कॉलम। अब हमें टैली मार्क्स से ऊपर जो डाटा दिया गया है वहाँ से पता करना है कि एक एक करके कि किस कैटेगरी में आ रहा है। तो सबसे पहले 2 टेल है, यानी कि नंबर ऑफ़ हेड कितने हैं 0, तो ये 0 वाले कॉलम के आगे हमें काउंट करना होगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ हेड 1 है, तो 1 के आगे 1 हेड है, फिर से 1 के आगे 2 हेड हैं, 2 के आगे फिर से 2 हेड हमारे पास आ रहे हैं। उससे नेक्स्ट में 1 हेड है, फिर से 1 हेड नज़र आ रहा है। अब 0 हेड नज़र आ रहे हैं, फिर से 2 हेड नज़र आ रहे हैं, एंड लास्टली 1 हेड नज़र आ रहा है। तो अब ये क्रॉस हो गया। तो देखिए, हमने 10 के 10 एलिमेंट्स को काउंट कर लिए। अब इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ 2, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 3, और टोटल देखिए हमारे पास 10 के इक्वल आ रहा है, और 10 बार ही हमने टॉस किया था उसमें, है ना। तो ये यहाँ पर तो सही हो गया है। क्लियर। अब हमें इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलना है। फ्रीक्वेंसी टेबल का काम हो चुका है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको बताया गया है क्या करना है, कि ये जो भी 2, 5, 3 आए हैं, इनको हमें किससे डिवाइड करना है, टोटल से। टोटल आउटकम कितनी बार हुआ है, 10 बार टॉस हुआ था, है ना, तो 10 से डिवाइड हो गया, कंप्लीट। अब हमें इसको परसेंटेज में बदलना है, तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आ गया 5/10, ये आ गया 3/10। क्लियर। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 20%, 50% एंड लास्ट 30%। तो देखिए सभी का एडिशन कितना आ रहा है 100% के इक्वल आ रहा है। तो हो गई आपकी टेबल तैयार, सिंपल। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आप देख सकते हैं, यहाँ भी 1 आ रहा है। 2 + 5 7 7 एंड 3 10, और नीचे भी डिवाइड बाय 10 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारे पास इस बार 3 कॉइन्स आर टोस्ड 6 टाइम्स, 3 कॉइन को टोस किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक सैम्पल स्पेस बनाकर दिखाता हूँ कि जब भी 3 कॉइन को टोस किया जाता है तो सैम्पल स्पेस क्या बनता है। ठीक है, सैम्पल स्पेस ऑफ throwing 3 कॉइन्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए। हो सकता है देखिए तीनों कॉइन्स पर हेड आ जाए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। या हो सकता है कि 2 पर हेड और 1 पर टेल आए, लेकिन ये तरीका अब देखिए हमारे पास 3 तरीके से हो सकता है। ये देखिए 2 पर हेड और 1 पर टेल है। अब डिपेंड करता है कि थर्ड पे टेल आए या सेकंड पे टेल आए या फर्स्ट पे टेल आए, कोई भी चांस हो सकते हैं। या अब हो सकता है कि एक ही हेड है और टेल 2 हैं, तो अब ये भी किसी तरह से आ सकता है 3 तरीके से। देखिए पहले पे हेड आ रहा है, या दूसरे पर हेड आ रहा है, या तीसरे पर हेड आ रहा है। और एक लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, वैसे हमें काम किस पे करना था, अच्छा हेड पे काम करना है, लेकिन वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो जब हम टेबल तैयार करेंगे तब होगा। तो लास्ट क्या हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, यानी कि सारे के सारे टेल हो जाएं। तो यानी कि अब हमारे पास जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस में 8 क्वांटिटीज़ बनती हैं, 5 6 7 8, है ना। तो अब हम टेबल जो है वो स्टार्ट करते हैं बनानी। तो देखिए अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, आंसर तो ऊपर से स्टार्ट हो गया। अब थोड़ी सी लंबे बनेगी ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो अभी हमने देखे। हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए, या हो सकता है कि भाई 2 हेड और 1 टेल आए। अब वो तरीका कोई भी हो सकता है, मेन है 2 हेड आ रहे हैं। फिर एक ऑप्शन हो सकता है कि एक ही हेड आ रहा है ना, तो वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कितने तरीके से आ रहा है, वो चीज़ें यहाँ मेंशन कर देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा। या ये कंडीशन हो सकती है लास्टली कि तीनों के तीनों ही हेड नहीं है, तीनों के तीनों टेल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ओके, सो अभी देखिए नंबर ऑफ हमें किस पर काम करना है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ हेड पर ही हमें काम करना है। सो नंबर ऑफ हेड्स लिख देते हैं इधर। तो देखिए यहाँ 3 हेड है, यहाँ 2 हेड है, फिर 1 हेड है और फिर 0 हेड है। तो अब जो इन्होंने हमें आउटकम दे रखा है, इस आउटकम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो पहले वाले आउटकम को देखें तो इसमें कितने हेड है, 2 हेड है, तो हम 2 के आगे एक बार लगा देते हैं। फिर अगले वाले में 1 हेड है, तो 1 के आगे एक बार लगा दिया। उससे नेक्स्ट में 1 ही हेड है, फिर से 1 के आगे एक बार। उससे नेक्स्ट में 3 हेड है, तो यानी कि 3 के आगे एक बार लग गया। उससे नेक्स्ट में 2 हेड है हमारे पास, तो 2 के आगे एक बार लग गया। और लास्ट वाले में एक भी हेड नहीं है, यानी कि 0 हेड है, तो 0 के आगे एक बार लग गया। तो अब हम यहाँ पर इनका टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। ये 6 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो यहाँ एक ही है तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, 2 बार है फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 2 बार है फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 1 बार है फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 आ गया। तो अभी नोटिस कीजिए यही 6 एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई 6 बार को इनको टॉस किया गया था, है ना। अब हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या तरीका है, जो यहाँ 1 है तो 1 को 6 से डिवाइड कर देंगे, फिर 2 है तो 2 को 6 से डिवाइड करना है, फिर से 2 है तो 2 को 6 से, फिर से 1 है तो 1 को 6 से। क्लियर। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो 1/6, 2/6, 2/6
एंड 1/6 मल्टीप्लाई 100% चल ही रहा है, ठीक है 6। तो 100 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आई थिंक हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आती है। तो हम अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंगली काम कर लेते हैं। तो ये लगभग हमारा बनता है 16.67। आप डिवाइड करके देखिएगा तो 100 को इससे डिवाइड करते हैं तो ये आता है। अब 16.61 को हम ऊपर 1 से करें तो ये तो यही रहना है। तो 16.61 को अब नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16.67 को 2 से मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या आ रहा है। 14 1 13 1 13 2 1 3 यानी कि 33.34 कुछ आ रहा है। सो 33.34 पॉइंट क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी 2 डेसिमल के बाद कोई नंबर है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 33.34% और लास्ट फिर से 1 है यानी कि पहले वाला ही ये आ गया, ठीक है। सो अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 100 के अराउंड कुछ आएगा। एग्जैक्टली नहीं आने वाला है ये, क्यों, क्योंकि हमने जो वैल्यूज़ यूज़ की हैं वो अप्रॉक्सीमेटली यूज़ की हैं। तो इनको अप्रॉक्सीमेटली ही माना जाएगा कि ये 100% के इक्वल है। क्लियर। और जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका सम तो 1 के इक्वल ही आता है। तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड टेबल, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज चांसेस ऑफ क्वेश्चन 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। क्या है? ए डाई इज थ्रोन 15 टाइम्स, द आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज समथिंग लाइक दैट, प्रिपेयर ए बार ग्राफ। एक बार ग्राफ बनाना है, इसमें भी बार ग्राफ बनाएंगे। एंड हैंस फाइंड आउट विच आउटकम इज मोस्ट प्रोबेबल, कि कौन सा आउटकम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है। तो इसका बार ग्राफ बनाने के लिए हमें आई थिंक ये जो टेबल है वो टेबल तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उस बार ग्राफ में हमें इसके परसेंटेज ऑफ चांसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, उसी की हेल्प लेते हैं और क्या। अब इसमें ये चीज़ें तो आएंगी नहीं, इसे थोड़ा लंबा बनने वाला है। तो हमें यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल, यहाँ तो फिर डायरेक्टली आउटकम पर ही काम करते हैं। नंबर ऑफ का कुछ लेना देना नहीं है कि कितने नंबर ऑफ हेड या टेल, यानी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। डायरेक्टली हम दैट मीन्स कि टेली मार्क्स से स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहाँ हम ये वाली जो कॉलम है वो हटा सकते हैं, इसको हम टेली मार्क्स में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन अब आउटकम देखिए, आउटकम क्या क्या आ सकता है। आउटकम हमारे पास आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी आउटकम आ सकता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर टेबल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। क्लियर। सो यहाँ आ जाएगा अपना टोटल, ये उसकी हमने बाउंड्री बना दी। सो अब ये देखिए ऊपर से नोट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जब टॉस किया तो 1 आ रहा है तो 1 के आगे फिर 2 बार 6 आ रहा है तो 6 के आगे 2 बार लग गए, और फिर 5 3 2 है, सो 5 के आगे, फिर 3 के आगे और एक 2 के आगे है। फिर नेक्स्ट 3 2 4 4 है, 3 2 4 एंड 4, और लास्ट में है 2 1 5 6 2 2 1 5 6 2। तो अब इनको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या आ गई 2, ये आ गया 4, ये 2 अगेन 2, फिर से 2 और ये 3। तो इनको ऐड करके देखें, 2 4 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 3 15, तो टोटल 15 बन गए। और इन्होंने 15 बार ही टॉस किया था, है ना।
अब इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो हमें 2 को 15 से डिवाइड करना है ना, फिर 4 को 15 से, अगेन 2 को 15 से, फिर को 2 को 15 से, 2 को 15 से एंड लास्ट 3 को 15 से। अब फाइनली हमें क्या करना है, इसकी परसेंटेज ऑफ चांसेस को फाइंड आउट करना है। तो 2 को 15 से डिवाइड किया, 4 को 15 से, 2 को 15 से, अगेन 2 को 15 से, 100% साथ चलेगा, फिर से 2 को 15 से डिवाइड करके 100% मल्टीपल में दिखा दिया, और लास्ट क्या है, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया हमने। क्लियर। सो ये बन गया हमारा जो टेबल है जो वो हमने तैयार कर दी है। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, अपना बार ग्राफ तैयार करेंगे, लेकिन इसमें अभी हमने परसेंटेज जो है वो कम्प्लीटली नहीं निकाली है। चलिए वो और निकाल लेते हैं। 15 से जो है ये पूरा पूरा तो खैर कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम राउंड ऑफ में लेकर चल सकते हैं, वही 6.7 के अराउंड कुछ हो जाएगी। ठीक है। सो 15 को जब हम 100 से कैंसिल करते हैं तो 6.7 कुछ बनता है। तो 6.7 को ऊपर वाले जो 2 है या 4 है इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6.7 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 12 7 14 यानी कि 13.4 कुछ आ जाएगा, 13.4%। क्लियर। सो हमारे पास यहाँ पर पूरी पूरी वैल्यू एक्चुअली नहीं आने वाली है, तो ये जब हम इसका एक्चुअली में बार ग्राफ बनाएंगे तो ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो सकता है हमारे लिए। ओके। 15 को 100 से डिवाइड किया तो 6.7 आया था, 6.7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि इसी को दुगना कर देते हैं, तो हो जाएगा 26.8। फिर 2 से ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर से 2 से 13.4%, फिर से 2 से 13.4%। अब 6.7 को हमें 3 से करना है, तो 6 को 3 से करते हैं 18, और 7 को 3 से किया 21, 18 और 2.1 20.1 हो जाएगा परसेंट। तो ये लगभग हमारा 100% के इक्वल आना चाहिए। लगभग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमने 100 को 15 से डिवाइड किया तो 6.6666 एंड सो ऑन ऐसी वैल्यू आती है, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 6.7 कर दिया था। ठीक है। तो राउंड ऑफ की वजह से ही अप्रॉक्सीमेटली ही हम बोल सकते हैं, और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम तो 1 ही होता है। खैर फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो अब बार ग्राफ बनाते हैं, लेकिन बार ग्राफ में अब हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जो परसेंटेज वाली कॉलम है उसको हम वाई एक्सिस में लेके चलने वाली, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 26.8 है। हालांकि हम 0.8 पर काम नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। अगर आप एक बॉक्स को 1 यूनिट का लेकर चलेंगे तो शायद से काम हो सकता है, लेकिन फिर दिक्कत ये आएगी कि एक एक बॉक्स हमारे पूरे पेज में 27 बॉक्सेस को हमें यूज़ करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या काफ़ी कम्बरसम काम हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इस काम को करने के लिए हम बना लेते हैं बॉक्सेस वाली लाइंस। ठीक है, ये ठीक है। ओके। सो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं। वैसे कितनी कॉलम्स हैं इसमें, 6 कॉलम है, तो यहाँ से हो जाएगा। वैसे देखिए हमें बार ग्राफ बनाना है लास्ट तक, लास्ट एक्स ना, आई थिंक ये तो सेकंड में था। ये वाली जो कॉलम है वो हमारी हो जाएगी आउटकम्स की, कि आउटकम क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, या जो भी आया। और ये वाली वर्टिकल जो है वो हम लेकर चलने वाले हैं किसकी, परसेंटेज चांसेस ऑफ आउटकम। ठीक है, परसेंटेज चांसेस ऑफ आउटकम्स। क्लियर। सो अब इनको नंबरिंग करें, या पहले नंबरिंग देख लेते हैं। भाई हमें 26.8 तक जाना है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को आप कैसे यूज़ कर पाएंगे,
ये वैसे बार ग्राफ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको प्लॉट करना, क्योंकि यहाँ पर भी अब इतने बॉक्सेस भी नहीं हैं और ना ही आप बार ग्राफ की नोटबुक में आप लेकर चल सकते हैं। सो 1 2 3, अगर 5 का माने तो 5 10 15 20 25 30, 4 का माने तो 4 8 12 16 20 22 24 26 26 26 और सॉरी 24 के बाद 28 है ना, 24 और 2 कर दिया मैंने, 24 और 4 28 होना था, और फिर 32, या तो ऐसे कर लीजिए, 4 का मान लेते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32, ठीक है। वैसे 28 तक ही बहुत रहता, 32 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है खैर हमें। सो फर्स्ट आउटकम, तो जो फर्स्ट आउटकम है वो हमारे पास 34 है, ठीक है, सॉरी 34 बोल रहा हूँ, 13.4 है। ओके, सो उसको लेकर चलते हैं। 13.4 अप्रॉक्सीमेटली हमारा यहाँ कहीं आएगा, इसके नज़दीक कहीं आएगा, है ना, क्योंकि 12 और 14 के बीच में हमारे पास 4 का गैप हो गया, तो लगभग यहीं आएगा। तो यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं, ऊपर हम वैल्यू को मेंशन कर देंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 13.1% को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या आप परसेंटेज का साइन नहीं लगाना चाहिए, नहीं हटा दीजिए, उसको नीचे लिख देते हैं 1, कि 1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है 26.8 2 के लिए, ठीक है, तो 26.8, 26 हमारा यहाँ कहीं आएगा, 0.8 थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ कहीं, तो ओके, तो इसके अराउंड यानी कि देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। ये इतना कुछ ले लेते हैं, बन जाओ भाई, क्या हुआ, इस बार ये बड़ा बुरा बन रहा है बार, इसको लिटिल बिट ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अब ठीक है। सो ये हमारे पास कितना आ गया, 26.8, और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, 2 की। उसके बाद तो फिर 13.4 13.4 13.4 और लास्ट 20.1, सो 13.4 पर ही आई हुई है। दैट मीन्स कि मैं इसी वैल्यू को कॉपी करके यहाँ यूज़ कर लेता हूँ ताकि सेम हाइट नज़र आए उनकी, ठीक है। देखिए ये आ गया। फिर ये किसकी वैल्यू है, 3 की, कितनी, 13.4%। उससे नेक्स्ट 4 के लिए भी 13.4% है, सो ये भी 13.4% आ गया। और 5 के लिए भी 13.4% ही है, सो 13.4%। और लास्ट 6 के लिए है 20.1, सो इसको बनाना पड़ेगा 20.1, बिल्कुल माइनर सा, ऐसा लगेगा बिल्कुल 20 पर ही वो बन रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 20.1%, किसके लिए, 6 के लिए, क्लियर। तो ये बन गया हमारा बार ग्राफ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, है ना। पहले इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ी, उसके बाद ये बार ग्राफ बन पाया। होप सो समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 8th क्या है, प्रिपेयर ए बार ग्राफ एंड फाइंड आउट विच आउटकम इज़ मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा, ये वाली लाइन तो रह ही गई उसमें, विच आउटकम इज़ मोस्ट प्रोबेबल, ये भी तो पूछा गया था, अब याद आया। फाइंड आउट
विच आउटकम इज़ मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि जिसका बार सबसे ऊंचा है, दैट मीन्स कि उसके आने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। तो फिलहाल नीचे तो हमारे वाले क्वेश्चन में जगह बची नहीं, तो मैं उसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं therefore we can say that getting 2 is most probable, है ना, कि 2 के आने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक डाई से रिलेटेड ही है। दैट मीन्स कि हमें सेम काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं अब ये वाला जो पार्ट है वो फ़िलहाल के लिए यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, बस नंबरिंग जो है वो चेंज हो रही है हमारी। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। तो इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब देखिए, इस बार जो आउटकम ये टॉस किया गया है वो 20 टाइम टॉस किया गया है। तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है देखते हैं। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट आउटकम क्या है अपना? 2, देन 5, देन 6। 2, 5, 6, 3। देखिए, 2, 5, 6, 3 इन पर बार लगाया। 1, 2, 6, 2। 1, 2, 6, 2। उसे नेक्स्ट 3, 4, 5, 4। 3, 4, 5, 4। उससे नेक्स्ट 1, 3, 2, 1। 1, 3, 2, 1। उसे नेक्स्ट 4, 6, 6, 2। 4, 6, 6, 2। ओके, अब इनकी फ्रीक्वेंसी तैयार करते हैं। फर्स्ट में 3, देन 5, देन 3, देन अगेन 3, देन 2 एंड देन 4। तो 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20। तो देखिए आगे ना 20 और 20 बार ही वो टॉस किया जा रहा था। अब हम इनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है, तो कैसे बनेगी? 3/20, 5/20। हाँ, ये आसान रहेगा इस बार, क्योंकि जो 20 है वो 100 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। यहाँ 3/20, अगेन 3/20, 2/20 एंड 4/20। सो अब इनको लेकर चलते हैं। देखिए, 3/20, 5/20, 3/20, 3/20, 2/20, 4/20। सो 20 100 को 5 पे कैंसिल कर देगा, तो 5 को अब हमें ऊपर वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है ना, इनसे। तो 5 को 3 से करते हैं तो 15, और फिर 5 को 5 से किया 25, देन 5 को 3 से करते हैं फिर से 15, अगेन 3 से 15 एंड 2 से 10 एंड 4 से 20। तो अब नोट करेंगे तो ये हमारे पास 100% बन जाएगा। अब हम इस पोर्शन को लेकर चलते हैं जिस पर अब ये काम करना है। सेम चीज़ हमें यूज़ करनी है। ठीक है, ऊपर का जो बार है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मेन पार्ट होगा वो हम यूज़ कर लेंगे एज इट इज़। चलिए, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह आ गया। देखिए, ये चीज़ें मैंने हटा दी है, बाकी सब कुछ सेम है ना। तो परसेंटेज हम मार्किंग भी चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आई थिंक आई डोंट नो ये क्यों हटा रहा हूँ, ये तो हमें चाहिए थे। चलिए,
ये थोड़ा सा लेफ़्ट में हो गया, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आई थिंक हमें मैक्सिमम 25 तक जाना है ना। तो 25, तो 5-5 का ही गैप ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा की दिक्कत नहीं होगी। 5, 10, 15, 20 और 25। तो 1 के लिए कितना है 15, 2 के लिए 25, तो 1 के लिए 15। तो देखिए 15 ये आ गया। 2 के लिए 25, सो ये 25 है ना, ये आ गया 25। देन 15 एंड 15 फिर से 15 का ही है, सो ये आ गया हमारा 15। उससे नेक्स्ट भी हमारा 15 का है, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद 10 है एंड देन लास्ट 20 है ना। ये हमारा 10 के लिए, एंड देन लास्ट 20। ये आ गया 20 का। तो ये बन गया हमारा बार ग्राफ। और फिर से हमें इसमें किसके लिए बताने हैं, मोस्ट प्रोबेबल वही बताना है। तो मोस्ट प्रोबेबल में आप सेम लैंग्वेज यूज़ कर सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फिर से इस क्वेश्चन में किसकी है, 2 की है। यानी कि 2 के आने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो सेम लैंग्वेज के साथ, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरह आपको क्या लिखना है, गेटिंग 2 इज़ मोस्ट प्रोबेबल, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 9th करते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 3 टाइम। कि हेड 3 बार आए उसके कितने चांसेस हैं। सो इसके जो नंबर ऑफ चांसेस रहेंगे वो नंबर ऑफ चांसेस हमें बताने हैं कि कितने हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि एक कॉइन को जब 3 बार टॉस किया जाता है तो टोटल आउटकम क्या क्या आ सकता है। क्लियर। तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें बतानी हैं, या तो हम पहले सैम्पल स्पेस भी बता सकते हैं कि जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो सैम्पल स्पेस क्या होगा। जैसे सैम्पल स्पेस यहाँ पर एक कॉइन को 30 बार टॉस कर रहे हैं, तो वही हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल। यानी कि टोटल ये 8 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, 8 आउटकम्स में से हमें किसी एक पर काम करना है। ओके, चलिए उससे नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो हैं वो कितने हुए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आ गए, 8 आ गए। अब यहाँ हमें चीज़ निकालनी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के। फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम है क्या, ऑफ गेटिंग, अब इन्होंने क्या बोला है, 3 टाइम्स हेड, तीनों बार हेड आए। यानी कि पहले टॉस पे भी हेड, दूसरे टॉस पे भी हेड, तीसरे टॉस पर भी हेड, ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, है ना। 3 हेड आने के कितने चांस हैं। तो देखिए 3 हेड तो बस एक ही जगह नज़र आ रहा है, और तो बाकी जगह 3 से कम है, यानी कि
एक ही बार है ये। नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछी गई थी ऐसी कि कितने ऐसे ऑप्शंस हैं कि भाई जिसमें 3 बार हेड आता हो, तो ऐसे तो देखने में सिर्फ एक बार ही है, तो वो 1 हमने वहाँ पर लिखा है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी अब इसी की हमें निकालनी है। देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स 3 टाइम्स, 3 बार हेड आने के चांसेस कितने होंगे? तो सिंपल सा है, फेवरेबल केसेस जो कि 1 है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस जो कि 8 हैं। यानी कि हमारा अब आंसर क्या आया इसका? 1/8। क्लियर है? सिंपल से क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट है ए डाई इज थ्रो वंस, एक डाई को 1 बार टॉस किया गया। तो फिर से हम फटाफट एक बार पहले इसका सैम्पल स्पेस बना देते हैं, उसके बाद हम इनके पार्ट्स पर काम करेंगे। तो सैम्पल स्पेस एक डाई को थ्रो करने से क्या क्या बनता है पहले भी कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो सैम्पल स्पेस बन गया। अब हमें कुछ डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है, तो उससे पहले वही एक लाइन लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स, कुछ भी आप लिखना चाहें वो दोनों ही एक्सेप्टेबल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आउटकम्स कितने हैं? 6 है फ़िलहाल, है ना, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ही है, उससे ज़्यादा तो है नहीं और कम भी नहीं है। अब हम फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, सो नंबर ऑफ प्राइम्स नंबर कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कि प्राइम नंबर्स कितने हैं इनमें, या इसमें से पहले छाट लीजिए। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है ना। तो अब ये गिनने में कितने हैं, अब उसकी एक और लाइन, तो वो लाइन आप पहली बार में भी लिख सकते हैं। तो अब आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं? 3। देखिए गिनने में कितने हैं ये नंबर्स? 3 है, तो वो 3 है, ये वाला 3 नहीं है। क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये गिनने में कितने आ रहे हैं? 2 3 5, टोटल कितने हैं? 3 नंबर्स हैं, तो वो वाला 3 है, ना कि ये वाला। ओके, देयरफॉर अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं कहाँ से उतार रहा हूँ? क्वेश्चन से, ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? प्राइम नंबर टोटल कितने हैं? 3, टोटल आउटकम कितने हैं? 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2 हो गई। क्लियर? फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? नॉन प्राइम नंबर, तो पहले हम नॉन प्राइम नंबर्स बता देते हैं क्या है। नॉन प्राइम नंबर्स, सो नॉन प्राइम नंबर्स जो प्राइम नहीं है, तो ये थे प्राइम, तो इनको छोड़ के क्या क्या बच गया? 1 4 और 6, तो ये प्राइम नहीं है ना। तो अब हम इनको गिन लेते हैं, कितने हैं ये? सो नंबर ऑफ नॉन प्राइम नंबर्स, फिर से कितने हैं गिनने में? 3 है ना। सो वही, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन प्राइम नंबर, तो नॉन प्राइम नंबर आने के कितने चांस हैं? 3 तो टोटल ही हैं नॉन प्राइम, और टोटल कितने हैं? 6, तो 3/6 यानी कि 1/2 के इक्वल। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है? एन ओड नंबर, तो सबसे पहले तो हम ओड नंबर्स बताते हैं। इनमें ओड नंबर्स कौन कौन से हैं? ओड नंबर्स, तो देखिए 1 से लेकर 6 तक कौन से ओड नंबर हैं? 1 3 और 5, तो अब ये गिनने में कितने हैं? फिर से वही, सो नंबर ऑफ ओड नंबर्स कितने हो गए? 3, तो अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सिंपली देखिए 2-3 लाइन के क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ओड नंबर, एक ओड नंबर आने कितने चांस हैं? 3 है टोटल, डिवाइड बाय 6 है, यानी कि फिर से 1/2 आ गई, है ना। सो फोर्थ पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? ए नंबर ग्रेटर देन 5,
सो नंबर ग्रेटर देन 5 कितने हैं वो लिखना है पहले। तो नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर कौन है इस सैम्पल स्पेस में? अकेला 6 है ना। सो अब नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5 कितने हैं? एक ही है, गिनने में तो एक ही आ रहा है। देयरफॉर अब हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 क्या हो जाएगी? 1/6। क्लियर? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में काम किया। अब दिया गया है 11 में, ए डाई इज रोल ट्वाइस, एक डाई को 2 बार टॉस किया गया है। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर अगर आप सैम्पल स्पेस बनाने की सोचोगे तो सैम्पल स्पेस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 36 तरह के आउटकम्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 36 आउटकम्स को यहाँ सैम्पल स्पेस में बनाना पॉसिबल नहीं है। बाकी आप कहोगे तो मैं इसको फिर भी एक बार बना के दिखा सकता हूँ कि क्या क्या आउटकम इसमें आ सकते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग ए सम लेस देन 6। हमें सिर्फ वो आउटकम्स की लिस्ट बनानी है जिन पर रिजल्ट जो है वो 6 से कम आए, यानी कि उनका सम जो है 6 से कम आए। तो सबसे पहले अब मेरे को यहाँ समझाना ही पड़ेगा कि 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो आउटकम क्या क्या आ सकता है। तो अब आप नोटिस करोगे, देखो कि आउटकम जो है वो हमारे पास, मान लीजिए हमने डाई थ्रो की, पहले डाई पे भी 1 आ गया और दूसरी डाई पे भी 1 आ गया। पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। या हो सकता है पहले डाई पे 1 और दूसरी पे 2 आ गया हो, या पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरी पे 6। ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती है। या ये भी तो हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए और फिर 1, फिर 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, या 5 1 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है। ये सैंपल आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, ठीक है। ये सैंपल स्पेस एग्ज़ाम में या फेयर नोटबुक में तो आप चाहो तो बना सकते हो, ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं समझने में आपको आसानी रहेगी। लेकिन एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसके पीछे। फ़िलहाल मैं बस समझाने के लिए ये सैंपल स्पेस यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। सो 6 6 भी आ सकता है। तो इन सबको कवरअप कर लें तो ये क्या है, हमारा वो सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितने ऐसे आउटकम हैं जिनको अगर हम क्या करें, सम करें। जैसे इसमें 1 और 1 आ रहा है, ठीक है। अगर हम इनका सम करें तो सम करने से रिजल्ट 6 से कम आएगा, बिल्कुल आएगा। एक और एक को ऐड करेंगे, हमारे पास 2 आ रहा है, 1 2 को ऐड करेंगे 3 आ रहा है, 6 से कम ही है। 1 3 को ऐड किया 4, यहाँ से 5 रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से 6 आएगा। लेकिन हमें तो लेस देन 6 पे काम करना है ना, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, 1 6 को भी नहीं कर सकते। फिर 2 1 से 3 4 5 ये बन सकता है। 2 4 यूज़ नहीं कर सकते, 2 5 2 6 तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर 3 1 से 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा, फिर 4 1 से 5 रिजल्ट आ सकता है। आई थिंक हमारे पास यही ऑप्शंस जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई इनकी वजह से रिज़ल्ट जो है हमारा क्या आ रहा है, 6 से कम आ रहा है। रिज़ल्ट मतलब एडिशन। तो अब हमें बेसिकली देखा जाए, आपका आंसर अब यहाँ से स्टार्ट होएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिस्ट बनानी थी, तो लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 और फिर 2 1 देन 2 2 2 3
3-1, 3-2 एंड 4-1। तो टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शंस बन गए हमारे पास। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन क्या है? 20 number slips numbered from 1 to 20 are kept in a bowl and mixed well. One slip is chosen from the bowl without looking into it, कि बिना बाउल में देखे एक स्लिप हमने निकाली। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 5? सो यहाँ पर अब क्योंकि 1 से 20 तक हैं तो सैम्पल स्पेस ऑब्वियसली बात है 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम वो लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, क्या क्या कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं कि भाई 20 में से कोई भी एक स्लिप आ गई हो, 1 नंबर की स्लिप आ गई हो, 2 की, 3 की, 5 की, 10 की या 20 की, कुछ भी, है ना। सो अब हमें फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली क्या काम करना है? इन नंबर 5 नंबर आने के कितने चांस हैं? अब स्लिप कितनी है 1 से लेकर 20 तक? 1 से 20 पर कितनी ऐसी स्लिप है जिस पर 5 लिखा हुआ है? एक ही स्लिप है ना। तो हम यहाँ पर क्या बताएं? नंबर ऑफ स्लिप्स विद नंबर 5 कि 5 नंबर की कितनी स्लिप है? ओनली 1 स्लिप है। देयरफॉर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/20, है ना। सेकंड है ए नंबर ग्रेटर देन 15। सो यहाँ पर नंबर ऑफ स्लिप्स with number greater than 15। 15 से बड़े कितने नंबर हैं? 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि टोटल 5 नंबर है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 15 कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 5 टोटल कितने हैं? 20, यानी कि 1/4 के इक्वल। फिर थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है? 1 डिजिट नंबर। सो 1 डिजिट के कितने नंबर है वो देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्लिप्स विद 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 1 डिजिट के नंबर की स्लिप 1 से लेकर 9 तक के, यानी कि टोटल 9 ऐसी स्लिप हैं जिन पे 1 डिजिट का नंबर है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, है ना, 1 डिजिट नंबर आने के कितने चांसेस हैं? 9/20, क्योंकि टोटल 20 है। फिर कहता है ए नंबर लेस देन 20 से लेस। सो नंबर ऑफ स्लिप्स विद नंबर लेस देन 20 से कम नंबर वाली कितनी स्लिप है? 19 स्लिप हैं टोटल, है ना, जिन पर 1 से लेकर 19 तक लिखा हुआ है। सारे के सारे 20 से कम ही है ना। देयरफॉर probability of getting a number less than 20 कितनी हो जाएगी? 19/20 के इक्वल। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो ये था अपना 12th क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है? इफ इवेंट इज कोडेड एज CTCLR and outcome is coded something like that, so find the code for probability
प्रोबेबिलिटी के लिए क्या कोड हो सकता है वो हमें पता करना है। ओके, सो देखते हैं क्या यहाँ पर एक आर तो यूज हो रहा है इसमें, है ना। सो प्रोबेबिलिटी में आर है तो ना तो आउटकम में आर है ना इवेंट में आर है। सो कोई और ऐसा नंबर जो इनमें कॉमन हो, ओ तो नज़र आ रहा है। आउटकम में 2 जगह है ओ, इवेंट में नहीं है, फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन पर। तो फर्स्ट पोजीशन पर एम है और फिर फिफ्थ पोजीशन पर एम है, यानी कि ओ जो है वो एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रोबेबिलिटी में जो ओ है वो थर्ड पोजीशन पर है, तो थर्ड पोजीशन पर एम एक तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी कि ए बी और डी में। तो सी ऑप्शन रास्ते से हट चुका है। अब कोई और देखना है, प्रोबेबिलिटी टी 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 हमारे पास यहाँ भी है और इवेंट में भी है। टी इवेंट में लास्ट में है और यहाँ लास्ट में आर है, यानी कि टी आर से रिप्रेजेंट हो रहा है। और आउटकम में भी टी है, कहाँ, थर्ड पोजीशन पे, और इसको कोड किया गया है इससे जिसमें थर्ड पोजीशन पर आर है, यानी कि मैच कर रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी में टी बिल्कुल सेकंड लास्ट पोजीशन पर है, तो सेकंड लास्ट पोजीशन पर आर कहाँ है। इसमें सेकंड लास्ट पोजीशन पर आर नहीं है, यानी कि ये भी रास्ते से हट चुका है। इसमें आर है और इसमें आर है, दैट मीन्स कि अब इन दोनों में लड़ाई बाकी है ना। चलिए अब कोई और इवेंट और कोई ऑप्शन छांटते हैं। ई नहीं है, वी नहीं है, ई एन भी नहीं है प्रोबेबिलिटी में। टी पर हम काम कर चुके हैं। ओ यू टी, फिर सी नहीं, एम प्रोबेबिलिटी। अब और क्या ऑप्शन इसमें देखा जाए, तो अब ऐसा करते हैं, अब इन दोनों में ही कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले। तो लास्ट लेटर सेम है, ये लेटर जो हैं वो सेम चलते जा रहे हैं। देखिए इनका जो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, पी एन या एन पी। अब फर्स्ट 2 लेटर क्या हैं, पी और आर हैं, तो इन्हीं पर टारगेट करते हैं कि पी और आर से रिलेटेड क्या कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर बन सकता है। तो ना तो हमारे पास इवेंट में पी है, ना आउटकम में पी है, और ना ही आर है। सो इनमें रिलेशन क्या बन सकती है। सी डी ई टी यू वी, मैं इस तरह से देख रहा हूँ। ई से 2 स्टेप छोटा है, वी से 2 स्टेप टी छोटा है ना। तो क्या यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, एम एन ओ, बिल्कुल। ओ से 2 स्टेप छोटा एम है, यू से 2 स्टेप छोटा ये एस है ना, एस टी यू। तो हम इसी के अकॉर्डिंगली देखते हैं। पी से तो पी मैच ही कर गया, 2 स्टेप छोटा तो कहा, यानी कि बी ऑप्शन भी रास्ते से हट चुका है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अच्छा था, हमें 2 अलग अलग तरह के पैटर्न्स जो यहाँ पर देखने पड़े। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 8.4। होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। सो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।